चलिए फिर से आते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के अलॉन्ग अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स ऐसे अप्लाई होता है ना, ऐसे अप्लाई होता है ना, किसके अलॉन्ग? इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, सेंटर्स को मिलाने वाली। ऐसा नहीं कि यहाँ से मिला दो, कहा सर यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? तो इसके अलॉन्ग नहीं लगेगा। जब भी लगता है उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट होगा। क्लियर? इसलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स? क्योंकि ये फोर्स उनके दो बॉडीज़ के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग उसी के अलॉन्ग में ये एक्ट होता है। मतलब ये फोर्स ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकलेगा, और ये जो रिपेल करेगा वो इधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, इधर से हो जाएगा। क्लियर? और इस फोर्स की जो वैल्यू है ना, कूलम ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F प्रोपोर्शनल टू इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 इंटू Q2। इन्होंने न्यूटन के लॉ को कॉपी किया। क्या किया? कॉपी किया। जैसे न्यूटन ने कहा था F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, कहा था ना, इन्होंने उसको देखकर कहा हम ये कह देते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और एक्सपेरिमेंट में भी देखा, वही चीज़ पाया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा रहेगा, इसकी वैल्यू फोर्स उनके बीच उतना ही ज़्यादा होता है। ये अगर कम है तो बेटा ये भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? ओके। और इनके बीच जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड करता है। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। करता ही नहीं करता? वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। क्लियर है? तो यही इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। इसको कंबाइंड कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक फार्मूला निकल कर आता है। किसका फार्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स कंबाइंड कर देते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल करेंगे बेटा, तो एक कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और इस K को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हाँ, K इज द प्रोपोर्शनलिटी टी कांस्टेंट। क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है SI सिस्टम में। किस सिस्टम में? हाँ, इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? K की वैल्यू याद रखना कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नोट कर लो बेटा सब लोग। इस फोर्स के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आपका। अभी हम टोटली फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? टोटली थ्योरी। फिर इस पर हम 10 क्वेश्चन कराएंगे कम से कम डिफरेंट टाइप्स के। ठीक रहेगा ना? और 10 न्यूमेरिकल्स अगर हम करा देंगे यहाँ पे तो 10 आप अपने से कर लेना। कितने हो जाएंगे? 20। और एक चैप्टर से अगर आपने 20 न्यूमेरिकल्स कर लिया ना तो सफिशिएंट है। बोर्ड को धुआं कर देंगे आप, है ना? तो बढ़िया सा पढ़ाई करिए, आज से लग जाइए। सब घूमना टहलना फिरना आना जाना बंद। एक टारगेट, बोर्ड एग्ज़ाम है, स्टूडेंट लाइफ है, तो पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई करना है बस, और कोई काम नहीं है आपके पास। ठीक है? इरेज करें। ओके। अच्छा, इस जो वैल्यू आई है K की वैल्यू,
ये एक क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बराबर भी होती है इसकी वैल्यू। मतलब जो 9 × 10⁹ है ना बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? तो जहाँ पे k लिखा हुआ है उसके प्लेस से हम ये लिख सकते हैं। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला कुछ इस तरह से निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना? क्या आता है? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ग्रीक लेटर है, और ये फ्री स्पेस के बीच, मतलब फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स को परमिट कर रहा है वो वैक्यूम या एयर। फ्री स्पेस का क्या होता है? ये परमिटिविटी होती है। किसकी परमिटिविटी? फ्री स्पेस की, मतलब जहाँ पे एयर हो या तो वैक्यूम हो। क्लियर? वही फ्री स्पेस बोलेंगे। बाकी अगर बीच में पानी भरा है तो उसको फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे। क्लियर? वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो जाता है। ग्लास भर दिया आपने तो भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वुड रख दिया, माइका रख दिया, पैराफिन, वैक्स रख दिया आपने, तो क्या है वो सब डाई इलेक्ट्रिक होता है। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब एक इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करता है और रिड्यूस कर देता है। क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट, तो हमारे आपके बीच में क्या है? एयर है, फ्री स्पेस है। बोलो है कि नहीं है? अगर यहाँ एक दीवार खड़ी कर दें प्लास्टिक की या लकड़ी की दीवार खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप? समझ में आएगा? तो आवाज़ सुनेंगे आप लोग, समझे भींगे, लेकिन थोड़ा सा वो जो समझने की टेंडेंसी थी वो कम हो गई अब, है ना? समझेंगे भी आप लोग और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन जो एक इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। बोलो कम हो नहीं होगा? तो ये मीडियम आके क्या किया? इंट्रैक्शन को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब कम कर दिया। क्यों बेटा? समझ आ रहा है बेटा ना? ओके। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, उस चार्जेस के बीच कितना फोर्स परमिट हो रहा है उनके बीच, उसकी परमिटिविटी है। तो बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट भी साथ में आप लोग बच्चों याद रखेंगे, यूनिट भी। ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिना इसके पढ़े आप लोग सेकंड चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना? उसमें डेरिवेशंस हैं और ये सब का हेल्प लेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। इसलिए मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, जबकि सेकंड चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है? तो थोड़ा सा इसको हम रिवीजन, और जो नहीं पढ़े हैं बच्चे उनका तैयारी हो जा रही है और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब अगर मीडियम आ जाए तब क्या करेंगे यहाँ पे? तब फार्मूला कैसा होगा? ये तो फार्मूला बन गया फ्री स्पेस के लिए। ठीक है ना? आप इसके प्लेस पे 9 × 10⁹ रख के सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल। बोलो कर लेंगे ना? आपको चार्ज कूलम में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस दिया रहेगा, और आप इसकी वैल्यू ये रख करके सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। कब? जब फ्री स्पेस हो चार्जेस के बीच में। क्लियर? अगर फ्री स्पेस बेटा ना हो, कोई मीडियम भर दे, तब क्या करेंगे आप? तब इस एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे लिखेंगे एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे? सिर्फ एप्सिलॉन, ये नॉट गायब कर देंगे। मतलब वो एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी बन जाएगी। ठीक है ना? तो चेंज द पैराग्राफ, राइट डाउन, लिखिए इसमें बेटा, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम is filled between two charges, then electrostatic force will be
कुछ ऐसा लिखेंगे, एफ मीडियम 1/4πε Q1 Q2/R²। ठीक है, एफ मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/R²। अच्छा, इस एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू याद रखना होगा, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन आर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का जो नाम है उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, मतलब फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में जो मीडियम लगाया गया है उसका परमिटिविटी कितना है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तब इसको हम डिनोट करेंगे के से। किससे डिनोट करेंगे? के से। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप इसमें फार्मूला में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्या? एप्सिलॉन के प्लेस पे रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या इसके प्लेस पे के रख दीजिए, एक ही बात है। तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, मीडियम के लिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2/R²। अब फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम के की वैल्यू कितनी होती है? 1। फॉर एयर के की वैल्यू 1.005, ठीक है। फॉर वाटर, वाटर के की वैल्यू 80। फॉर एनी मेटल, कोई भी मेटल हो तो के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। बाकी अगर जो मीडियम न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा उसके लिए के की वैल्यू दिया रहेगा आपको 6, 5, 10, ठीक है ना। के की वैल्यू दिया रहेगा। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आपको पता ही है, रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये मीडियम केस में है, जब कोई मीडियम फिल कर देंगे। और फिलहाल इतनी 4 बातें याद रखिएगा। वैक्यूम में कितना होता है? 1, एयर का 1.005, अप्रॉक्सीमेटली दोनों का 1 ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 1। वाटर का 80 होता है बेटा, और मेटल कोई भी हो उसका इनफाइनाइट, क्या लेंगे? इनफाइनाइट। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। किसमें? एमसीक्यू में। क्लियर है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से। इसका वेक्टर फॉर्म भी आप लोग बना सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्ज़ाम में बहुत कम आता है वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए। तो क्या वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं? इसका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर 11th क्लास में हमने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से तो वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। क्लियर? बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये यूज़ में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे भी हमने गॉस थ्योरम आपसे क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, है ना। डाइपोल पढ़ा है आपने? ये डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है अपने बच्चों? नहीं पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा भी होगा, याद ही नहीं होगा, भूल गए होंगे सब, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड है। क्या बेटा?
एक फील्ड है ना, फील्ड मतलब जिससे मैं खड़ा हूँ ये क्या है, फील्ड ही है ना, सब फील्ड ही है। तो ये फील्ड हम कहाँ चेक करेंगे मालूम है, जहाँ पे चार्ज होगा, जहाँ पे क्या होगा चार्ज, उसकी सराउंडिंग हम जो स्पेस लेंगे, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए वो अट्रैक्शन का फीलिंग करे, रिपल्सन का फीलिंग करे, तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बट आपसे डिफिनीशन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। अब जब फील्ड कैलकुलेट करने का अगर पूछेगा तो इसका सेंस ये है कि उस फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है, इंटेंसिटी। तो हम इंटेंसिटी बताते हैं और इंटेंसिटी ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, दोनों का सेंस एक ही है। मान लो ये एक चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है, पॉइंट ओ पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, पॉइंट ओ पे। कितना चार्ज है इस पर, प्लस क्यू। अब इसकी सराउंडिंग क्या है, इसकी फील्ड है। क्या है, फील्ड। और इस फील्ड में मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोटा सा चार्ज लिया, बहुत छोटा सा चार्ज। इस छोटा का मतलब ये होता है कि बहुत छोटा सा नहीं, वो बिल्कुल छोटा नहीं, छोटा का मतलब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है अपने आप में, है ना, उसकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। मतलब चार्ज है, मतलब वो किसी को अट्रैक्ट वो नहीं कर सकता और न ही वो किसी को रिपेल कर सकता है, मतलब मरा हुआ चार्ज है, गायब है एकदम बिल्कुल से। एनसीईआरटी में एक लैंग्वेज में दिया है वैनिसिंगली चार्ज। क्या दिया हुआ है, वैनिसिंगली। एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, ये वैनिसिंगली का मतलब क्या होता है। वैनिसिंगली चार्ज दिया हुआ है, आप रीड करेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ते नहीं पढ़ते आप लोग, नहीं पढ़ते होंगे। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें वैनिसिंगली चार्ज लिखा है और इसका मतलब फ्रिक्टिशियस चार्ज। और दूसरा मीनिंग हिंदी में बात करें तो जो आँखों से ओझल हो, गायब हो, लुप्त हो, उसे वैनिसिंगली कहते हैं। मतलब ये जो चार्ज हम लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल इमेजनरी चार्ज है। कैसा चार्ज है, इमेजनरी, मतलब इसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। क्या कहेंगे इसे, टेस्ट चार्ज। मतलब जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज। क्लियर। और जिसके फील्ड में जा रहे हैं उस चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। जिसके फील्ड का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, पता लगाएंगे कितना ये हमको रिपेल कर रहा है, कितना तेजी से हमें अट्रैक्ट कर रहा है, वो फील्ड किसका फील्ड है, किस चार्ज का फील्ड है, ऐसे चार्ज को क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे, तो ये क्या बेटा, सोर्स चार्ज, ये क्या है, और ये क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा है बच्चों, ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा। अब समझ में आ गई बात ना, क्लियर। ये इसको रिपेल नहीं कर सकता और ये इसको रिपेल कर देगा। मतलब ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये छोटा सा गुंडा है ना, इसको ये क्या करेगा, भगा देगा, रिपेल कर देगा, इसकी ताकत नहीं लग पाएगी। तो ये हम इस पर क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो कहेंगे टेस्ट चार्ज है। तो ये किस फील्ड में है, इसके फील्ड में है। तो इसके फील्ड में ये रिपेल हो जा रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि कोई हमें भगा रहा है। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज। वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ऐसे फील्ड को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर। अब इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, शक्ति कितनी है, मतलब इंटेंसिटी कितनी है, वो निकालते हैं। न्यूमेरिकल में वो पूछेगा आपसे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, क्यू नॉट से निकालते हैं। मतलब रेट निकालते हैं एक तरह से कि अगर 1 कूलम का चार्ज रखें तो ये फील्ड कितना
फोर्स लगा रहा है यूनिट चार्ज पर। क्लियर? अगर हम चार्ज कितना ले लें, 1 कूलम, कितना ले लें, 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज पर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, या इसकी फील्ड कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, वही फोर्स इस फील्ड की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी। क्लियर? और उसी स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे किससे, ई से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाई ई, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर? ये क्या है, इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरली बोल सकते हो आप लोग। और ये कैसी क्वांटिटी है, ई वेक्टर क्वांटिटी है। ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर? इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर? इसकी यहां से एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, ई, न्यूटन पर कूलम। क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। इरेज करें अब जैसे मान लो इस सोर्स चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें ये चाहिए, हमें पता लगाना है कि भाई ये मैं चार्ज हूँ और मेरे से दूर, इतनी दूर पर की इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो वैल्यू है, कैपेसिटी है, वो कितनी है, वो कैसे कैलकुलेट करें। तो हेडिंग लगा दे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेडिंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डाल दो हेडिंग बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, डाल दिया हेडिंग। ये देखो पॉइंट है O, यहाँ पर चार्ज हमने रखा प्लस Q, और मैंने आपसे पूछा इससे R डिस्टेंस दूर, मतलब इसके सराउंडिंग तो फील्ड है ही है, बोलो है ना। उसी फील्ड में मैंने एक पॉइंट ले लिया है P। क्या ले लिया, पॉइंट P। ये P चार्ज से, इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है, R डिस्टेंस दूर है। तो इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू कितनी होगी। हमने सोर्स चार्ज में क्या लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, बोलो लिया है ना। एक चीज और पढ़ लो, अगर प्लस Q चार्ज लिए हैं, ठीक है, प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज लिए हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, बोलो करेगा ना। तो जिधर रिपेल करेगा उस साइड इस प्लस Q वाले चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब प्लस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। किधर होगा, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, चार्ज से दूर, मतलब चार्ज से अवे फार लग रहा है। क्लियर। तो जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यानी डायरेक्शन होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन, वो किधर होगा, अवे फार फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर जाएगा, दूर जा रहा है ना। देखो भाई फोर्स इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। क्लियर। अगर यही मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता सोर्स के रूप में और ये प्लस Q नॉट होता, तो ये इसको किधर क्या रिपेल करता, क्या अब इसको, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता।
तो अब इसके जो फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो किधर मानेंगे हम, इस चार्ज की तरफ मानेंगे। मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, टूवर्ड्स द चार्ज। तो एक चीज़ याद, कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस चार्ज से अवे फार होती है। क्या होती है, अवे फार हमेशा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द चार्ज, किधर होगी, टूवर्ड्स द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता देते हैं इस तरह से। क्या बताते हैं, डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब ई का डायरेक्शन। क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, अवे फार। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं तो किधर होगा, कहोगे इस डायरेक्शन में होगा। बोलो सही है, अवे फार है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखे होंगे हम, तभी तो बता पा रहे हैं ना। बोलो बेटा, हमने टेस्ट चार्ज वहाँ पर रखा होगा तभी तो बता रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स लगेगा। जिस साइड डायरेक्शन फोर्स का होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर इस चार्ज को आप यहाँ पे रखो इस पॉइंट पे, तब भी डायरेक्शन किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। यहाँ रखो तब भी डायरेक्शन यही मिलेगा। मतलब डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा और अवे फार रहेगा। किसके, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड द चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतनी बात वो जरूर नोट कर लिया। इसको बोलते हैं अवे फार। क्या बोलते हैं, अवे फार फ्रॉम चार्ज। ठीक है। और ये क्या है आपका, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बेसिक फार्मूला पता है, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, पढ़ा है ना। E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ निकाल सकते हैं क्या इनके बीच, एफ निकल जाएगा किस फार्मूला से बेटा, कूलम्स लॉ से। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम जब यूज करेंगे लॉ, F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया। इस फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, E इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट कैंसिल। E कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जब भी पॉइंट चार्ज का करंट निकालना है तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यही है पॉइंट चार्ज ना, क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नोट कर लिए, डेरिवेशन ही छोटा सा। और ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एज अ न्यूमेरिकल भी। ठीक है। जब भी किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस में निकालना है तो हमेशा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। ओके। अब जरा इस फार्मूले को देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं है, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो E किस पर डिपेंड है, Q पर। E प्रोपोर्शनल टू Q। और इन्वर्सली डिपेंड किस पर है, R पे, 1/r स्क्वायर। क्लियर है। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर लिया हमने चार्ज Q, इधर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E। चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इस तरह ग्राफ बनेगा। इधर लिया हमने डिस्टेंस R, इधर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E। ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा।
ठीक है बेटा, ये ग्राफ होगा। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ग्राफ डाउन होगा, घटेगा। क्लियर है ना? डिस्टेंस बढ़ाओगे भाई, यहाँ से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी ना। भाई एक बड़ा सा गुंडा है, कहाँ था, उसका अपना एक एरिया होगा, उससे दूर जाओगे उसके एरिया से क्या होगा, उसकी ताकत क्या होगी, कम पड़ जाएगी ना। ऐसे सोचो, ठीक। तो चार्ज से अगर आप बेटा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। क्लियर? ग्राफ भी नोट कर लीजिए, ग्राफ भी आता है एग्जाम में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जाम्पल में। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम पर न्यूमेरिकल दिया गया है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी, ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा। इक्विलिब्रियम जहां भी वर्ड आ जाए वहां पर नेट फोर्स जीरो बता दोगे। क्या बता दोगे? नेट फोर्स जीरो, दैट्स इट। तो एक इक्विलिब्रियम में नोट लिखवा देते हैं आप लोग को, फिर आगे बढ़ते हैं। डाली हेडिंग नोट। नोट में जैसे मैंने कहा, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे फार होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फार हो गई। और नेगेटिव चार्ज फील्ड किधर होती है, टूवर्ड्स द चार्ज। देखो टूवर्ड्स है कि नहीं है, टूवर्ड्स भी है। तो कहीं पर अगर प्लस है, कहीं पर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बताएंगे प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या मान लो तो नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, ये सपोज करो, क्या है, नेगेटिव चार्ज अगर रख दिया जाए तो ये कहाँ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। एक याद रखना, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पहले नोट फर्स्ट लिखा देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ अगर रखा है प्लस क्यू चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मिलेगा। किधर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कितना फोर्स होगा ये, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। निकाल लोगे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू से निकल जाएगा ना बेटा। E इक्वल टू एफ बाई क्यू से F कितना होगा, Q इंटू ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, वहां से देखो, यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F कितना आएगा, क्यू ई। क्यू नॉट लिए थे तो क्यू नॉट ई कर दो। यहां हमने कितना लिया, क्यू लिया है तो क्यू ई कर दिया। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर नेगेटिव चार्ज लोगे बेटा तो कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। यहां पर भी क्यू ई ही लगेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो, और नेगेटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। याद रहेगा इतनी बातें, बोलो। फिर सुनो, आपने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जिधर रिपेल कर रहा है उधर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स भी इधर। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बोलो लगा, मिला कि नहीं मिला,
अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, तब उस पर फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? क्लियर? तो ये फोर्स के लिए कॉन्सेप्ट है। किसके लिए है? फोर्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, पॉजिटिव चार्ज का अलग, नेगेटिव चार्ज का अलग, तब क्या बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फार होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड होती है। ये दो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका आगे चल करके। ठीक है, तो ये नोट फर्स्ट में आइए। नोट सेकंड आपका ये है। तो फर्स्ट पहले नोट लिख लीजिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है प्लस पे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर? और ये है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर? ओके। अब बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर बच्चों? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अवे फार होती है, पता है ना। और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द, देखो टूवर्ड्स आ रहा है, नहीं आ रहा है? टूवर्ड्स आ रहा है ना। पॉजिटिव से अवे फार जा रही है और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स आ रहा है। तो फाइनली अगर दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव वाला हो, एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है ना? तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रखा है और ये किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे 0 है। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। नेट का मतलब टोटल। एक फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। पढ़ा है ना अभी जस्ट? नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो एक फोर्स लगेगा इधर Fe, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और इसमें मास भी है m। बोलो मास है, तो मास का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। वो कितना लगेगा? नीचे की तरफ mg, ग्रेविटी खींच रही है। तो नेट फोर्स मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। मतलब दोनों इक्वल अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। भाई अगर देखो कोई हमको इधर खींच रहा है इस डायरेक्शन में मान लो, और एक बच्चा इधर हमको खींच रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो आप क्या समझोगे? दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब दोनों का नेट फोर्स 0। क्लियर? मतलब इसको मिला करके इसको मिला करके वो 0 आ रहा है। मतलब कैसे कहेंगे आप? mg प्लस Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर 0। यानी mg इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस Fe। माइनस मतलब क्या है? इक्वल अपोजिट है। इक्वल है और अपोजिट। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली माइनस का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली ये यूज़ करते हैं। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन? भाई इक्विलिब्रियम है बस। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? ग्रेविटेशनल फोर्स mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE निकाले है ना? QE। तो QE बराबर क्या कर देंगे बच्चों? mg कर देंगे। क्या कर देंगे? mg। और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आपकी। क्या सॉल्व होंगे? न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, वही मैंने नोट में लिखाया है आपको। ठीक है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। पीछे बेटा क्लियर हुआ आपको अच्छे से? वेरी गुड।
ओके, इरेज करें। चलिए, तो इसको आप याद रखना, ठीक है ना। हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे ना आपको तो याद दिलाएंगे कि देखो मैंने आपको ये बातें उस समय बताई थी। तो हाँ कहोगे, हाँ सर ये तो आपने बताया था उस टाइम पे हमको, Q इक्वल टू mg। जहाँ भी इक्विलिब्रियम बोले और जहाँ पे ये बोल दे कि नहीं यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी फ्लोट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, मतलब नेट फोर्स वहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, ज़ीरो। कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड में तो क्या कहते हैं आप, वहाँ भी बोयांट फोर्स और उसका वेट क्या है, बराबर है। वहाँ पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वहाँ पे लगाते ही नहीं लगाते आप लोग, बस वही चीज़ कहानी है। तो यहाँ पे आर्किमिडीज नहीं लगेगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर कर देते हैं इस बॉडी की यानी चार्ज पार्टिकल के वेट की। किसके, हाँ चार्ज पार्टिकल के वेट, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, mg बराबर QE, बस क्लियर। तो इस पर न्यूमेरिकल्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में देखने को। अब आपका जो टॉपिक रहेगा हेडिंग वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक बार टाइम बेटा देख लेना कितना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग लगा दीजिए, ये हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया अच्छे से बच्चों फिजिक्स, बहुत स्पीड तो नहीं चले ना, बहुत स्पीड गए हैं क्या, आराम से चल रहे हैं, इसलिए कि आप लोग पढ़ चुके हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर बहुत स्लो चलेंगे तब तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि गॉस थ्योरम तक पहुँच जाएँ। कहाँ पहुँच जाएँ, गॉस थ्योरम, और उसके बाद फिर एक क्लास में गॉस थ्योरम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक, और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।